So hello friends, today we will starting unit number 5 of what is of macroeconomics, principles of macroeconomics, जो आपका जनरल इलेक्टिव कोर्स है फॉर बीकॉम ऑनर्स या और भी बीए प्रोग्राम्स का वो कोर्स है। सो यूनिट नंबर 5 में बेसिकली मनी के बारे में बात होनी है। सो मनी है क्या आखिरकार? मनी क्या है? मनी एक वाइडली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी क्या, मनी को मतलब जिसे सब मानते हैं कि हम इसके द्वारा, ये बेसिकली मीडिएटर है जिसके द्वारा हम अपने गुड्स को और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे आपसे कोई सामान खरीदना है तो आपको मैं पैसा दूंगी और आपसे उसके बदले सामान लूँगी। सो ये क्या हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो आज की दुनिया में मनी के अंदर क्या क्या आता है? पेपर करेंसी, कॉइन्स, बैंक डिपॉजिट, सेंट्रल बैंक रिजर्व। हालांकि हमारे फ़ोन के अंदर वॉलेट जो है, फ़ोन पे ऐप्स, यूपीआई ऐप्स, ये तमाम तरीके के जितने भी ऐप्स वगैरह पड़े हैं हमारे फ़ोन में, वो सब मनी के अंदर आते हैं। नाउ व्हाट इज फंक्शंस ऑफ मनी? फर्स्ट, स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकंड, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड थर्ड इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कुल मिलाकर इसके 3 फंक्शन गिवन है आपकी बुक में, ठीक है। सो पहला क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू। इसके अंदर हम वैल्यू को रिटेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आज मेरे पास एक सिक्का है 2 रुपये का, तो आज भी वो 2 रुपये का है, कल भी 2 रुपये का है और परसों भी 2 रुपये का रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसके बदले देखूँ अपने पेरिशेबल गुड्स, जैसे कि हमारा जैसे कि फूड, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, अगर आज जो 100 रुपये की है तो कल उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो वे स्टोर ऑफ वैल्यू उनमें नहीं है। पर मनी में क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू है। दूसरी बात, अगर हम देखें अगर हम देखें जवाहरात, ये सब, इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू तो काफ़ी लंबे टाइम तक की है, पर काफ़ी ये हैवी है, ये इजी नहीं है। मतलब इन्हें ये अगर हमें कहीं लेके जाना हो तो ये इजी टू कैरी नहीं है। गोल्ड सिल्वर के बड़े बड़े मतलब बक्से टाइप के। नाउ इज यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका एक अकाउंट है, मतलब जैसे कि डॉलर हो गया, $1, $2, $3, या रुपीज़ में देख लो, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़। सो रुपीज़ ये क्या है? एक तरीका है विच इज़ यूज टू क्योर प्राइसेस। इट इज़ अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। थर्ड क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने पहले भी बोला, यह मनी के द्वारा हम अपने गुड्स को, सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले की दुनिया में जाओ तो क्या होता था? पहले था बार्टर सिस्टम। उसके अंदर 2 अलग अलग पार्टीज, उसने कहा लेट्स सपोज मैं तुम्हें 2 किलो टमाटर दूंगा, तुम मुझे 2 किलो चावल देना। सो ये था बार्टर। अब क्या मनी बीच में आ गया। सो 2 किलो चावल का एक प्राइस है और 2 किलो टमाटर का एक प्राइस है, तो वो उस प्राइस की हेल्प से हम सामान को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। सो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मनी क्यों ज़रूरी है हमारी एक्टिविटीज़ के अंदर? ये कुछ गिवन है। सिंपल सी बात है, अगर मनी नहीं होगा तो हम खाएंगे कैसे? हम अपना सामान खरीदेंगे कैसे? कंजम्पशन। अगर मनी नहीं होगा तो सामान खरीद के उसे बनाएंगे कैसे? कैसे सामान को बेचेंगे? तो प्रोडक्शन ही हो गया। इट हेल्प्स रिकॉर्ड इनपुट आउटपुट वैल्यूज, फैसिलिटेट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस फाइनेंसिंग। थर्ड क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। अब आपने देखा होगा कि एक बंदा इस काम में एक्सपर्ट है, सो वो क्या हुआ? वो स्पेशलाइज्ड है। अब अलग अलग बंदे अलग अलग काम कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? मनी की वजह से। फोर्थ इज क्रेडिट सिस्टम। आज जो उधार वगैरह चल रहा है, चेक ड्राफ्ट बिल ये सब चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? इनका जो आधार है, इनका जो मूल है, वो मनी है। फिफ्थ क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने पहले भी कहा, पेरिशेबल गुड्स के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है। दूसरा, जो गोल्ड सिल्वर है, वे स्टोर ऑफ वैल्यू तो उनके अंदर हो सकती है, पर वे इजी टू कैरी नहीं है। अगर आप कहने लगो कि आप इतना गोल्ड ले लो और मुझे ये सामान दे दो, क्या कोई मान जाएगा ऐसे में? नहीं ना। पर अगर आप उससे कह दिया कि आप मनी ले लो तो मान भी जाएगा। सो आप मनी को सेव कर भी सकते हो, इसलिए मनी सेव हो सकता है। इसलिए अगर सेविंग्स आपके पास इकट्ठी है तो आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट होगा तो ग्रोथ होगा। तो इससे क्या होगा? कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होगा। नाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर। आप कितने भी इंडिकेटर्स वगैरह देख लो, जीडीपी आएगा 500 पर पर्सन ऐसा आएगा, 2000 पर पर्सन ऐसा आएगा,
सो क्या हुआ, रुपीज़ में आया ना, वो एक वैल्यू में आया, एक मनी की अमाउंट में आया। सो क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर। नाउ इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इसको भी आसान कर देगा। लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाले ने कहा कि उसके पास वर्कर्स है, फैक्ट्री में बनते हैं, फैक्ट्री में बनता है सपोज ब्रेड, ठीक है। अब ब्रेड बनता है तो उसने कहा भाई तेरे इतने पैसे बैठते हैं, तूने इतना काम किया तो इस काम के बदले तू ब्रेड ले जा। जो उसका लैंडलॉर्ड है, जिससे उसने लैंड पे अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रखी है, उससे वो कहेगा कि भाई तू अपने रेंट ना ले, तू ये सामान पकड़ जा, तू ये सामान पकड़ ले। जो बैंक है उसे भी कह देगा और अपने घर में भी ब्रेड ले जाएगा। तो क्या ऐसे काम हो सकता है? नहीं ना। अब अगर मनी आ गया, सो मनी क्या हुआ, उसने एक्सचेंज बन गया बीच में। अब मनी की हेल्प से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ईजी हो गया। अब मान लो उस क्या नाम है, उस लेबरर को, उस वर्कर को कोई सामान खरीदना है तो उससे वो मनी पकड़ेगा और सामान खरीदेगा। बैंक सीधी सी बात है तो मनी लेगा या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह ले लेगा, और ब्रेड वगैरह तो लेगा नहीं। नाउ इज पब्लिक फाइनेंस। अब गवर्नमेंट की इनकम भी, स्पेंडिंग भी किस में रिकॉर्ड होती है? मनी में। सो ऐसे कहीं ना कहीं मनी हमारे सभी कामों में इस्तेमाल होता है, चाहे हमारे इनकम में हो, खर्चे में हो, प्रोडक्शन में हो, कंजम्पशन में हो, किसी में भी हो। जो भी हम काम कर रहे हैं वो सब मनी में हो रहा है। अब नाउ मॉनेटरी एग्रीगेट। सो क्या है, कंट्री एक इकोनॉमी के अंदर होती है मनी सप्लाई, यानी कि एक टाइम पे अपनी इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा सप्लाई किया हुआ है वो होती है मनी सप्लाई। अब उसे मेजर करने के लिए कितने सारे आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने और कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह ने काफ़ी सारे मॉनेटरी एग्रीगेट्स बनाए हुए हैं। वे कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज M0 रिजर्व मनी, सबसे लिक्विड फॉर्म जो आपके हाथ में रहता है ना, ये लक्ष्मी, वो है रिजर्व मनी। सो इट इंक्लूड्स करेंसी सर्कुलेशन, मतलब आपका कैश, बैंक के डिपॉजिट्स, काफ़ी ईजी होता है ये, काफ़ी आप इसे अभी निकाल लो, अभी बैंक में भर दो। एंड थर्ड इज अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इसको याद रखने का टेक्निक है CCDDOD, ठीक है। सो रिजर्व मनी का क्या हुआ? CCDDOD, सब ने पढ़ा हुआ। सेकेंड इज नैरो मनी, उससे थोड़ा सा सॉरी ये इसके अंदर आएगा CCBDOD, ठीक है, रिजर्व मनी के अंदर। नैरो मनी में क्या आएगा? CCDDOD, DD इसमें आएगा और BD इसमें आएगा। नैरो मनी क्या है? करेंसी विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स विद एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। इट रिफ्लेक्ट कैश एंड इंस्टेंटली अवेलेबल फंड। नाउ M2, अगर आपने इस M1 के अंदर टाइम लायबिलिटीज ऑफ सेविंग अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और TD अप टू 1 ईयर ये सब जोड़ दिया तो आपका M2 आ जाएगा। नाउ है M3, अब इस M2 के अंदर भी जोड़ दिया हमने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, बैंक बोरोइंग्स फ्रॉम नॉन डिपॉजिट इंस्टीट्यूशन, वो आ गया M3 के अंदर। कैप्चर्स फॉर बैंकिंग सेक्टर लिक्विडिटी। एक होता है M4 जिसके अंदर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छोड़ के जितना भी पोस्ट ऑफिस के पास पैसा है वो आएगा और बैंक के पास जितना पैसा है वो आ जाएगा। सो इट M4 होता है वो सबसे हाईएस्ट मॉनेटरी एग्रीगेट। नाउ है क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंदर इरविंग फिशर द्वारा बनाया गया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब अगर आपने देखा पढ़ा होगा यूनिट नंबर 1 का इश्यूज, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज, उसमें सेकंड पॉइंट है इन्फ्लेशन का, जिसमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा है सो प्राइस लेवल बढ़ेगा। सो वो जो रिलेशनशिप है वो कहाँ से आया था? वो यहीं से ही आया था, MV = PT। सो M हो गया मनी सप्लाई, V हो गया वेलोसिटी, P हो गया प्राइस लेवल एंड T हो गया ट्रांजैक्शंस या आउटपुट। इसके पीछे का आइडिया वही है, मनी सप्लाई बढ़ेगा प्राइस लेवल बढ़ेगा। सो अगर मनी सप्लाई डबल हो गया तो इन्फ्लेशन भी डबल होगा। हो गया लिंक? वो जो उसने कहा था क्लासिकल ने, वो यहीं से ही कहा था, वो इसने कहा था इरविंग फिशर आदमी ने। नाउ इज वेलोसिटी ऑफ मनी, इसी फॉर्मूले को घुमा फिरा के लिख दिया। सो फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी ऑफ मनी का। सो वो क्या है? एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी is used to purchase goods and services within a year।
ठीक है। हर एक साल के अंदर, मतलब एक साल के अंदर आमतौर पे पैसे को कितनी बार माल को या गुड्स सर्विसेज को खरीदने में इस्तेमाल किया गया, वही फार्मूला घुमा फिरा दिया। पीटी इसको एम को यहाँ से भेज दिया तो इसका फार्मूला बन गया। एग्जाम्पल ये हो गया। अगर जीडीपी हो गया यानी कि पी इंटू टी हो गया 10 ट्रिलियन, एम हो गया 2 ट्रिलियन, सो बी आ गया 5 ट्रिलियन, सो हर डॉलर 5 बार सर्कुलेट हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज जो ऊपर दी हुई है वही है। नाउ डिमांड फॉर मनी, अभी कीन्स ने बताए थे 3 मोटिव होते हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशनरी, स्पेकुलेटिव। आपको कोई भी सामान खरीदना है, सो वो जो मोटिव है जिसके वजह से आप कैश रख रहे हो वो है ट्रांजैक्शन मोटिव। एक है प्रिकॉशनरी मोटिव। लेट्स सपोज आपने देखा होगा सबके घर में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत पैसा आप अपने पास रखते हैं कि बाय चांस कल कोई मिसहैपनिंग हो गई तो हम उसमें इस्तेमाल कर लेंगे, सो वो क्या है प्रिकॉशनरी मोटिव। और आखिरकार सबने कोविड में देखा ही होगा जो घर की सेविंग्स वगैरह रखी हुई थी उन्हीं से ही काम हो पाया। थर्ड क्या है स्पेकुलेटिव मोटिव, मतलब ये है एक्सपेक्टिंग चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट और एसेट के प्राइसेस, जो बेसिकली सट्टेबाजी के लिए, देसी भाषा में सट्टेबाजी मतलब कहे तो शेयर सिक्योरिटीज में कब उन्हें बेचना है कब उन्हें खरीदना है, जो थोड़ा इस मोटिव से पैसे रखते हैं वो है स्पेकुलेटिव मोटिव। ठीक है। नाउ व्हाट आर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मनी डिमांड, इनकम, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन के एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिमांड कम है, इन्फ्लेशन है तो कहीं ना कहीं अगर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड है तो कहीं ना कहीं डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी भी। नाउ इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अगर हमने उस वी को कांस्टेंट मान लिया, अब वी कांस्टेंट हो गया, सो अगर एम बढ़ा तो पीटी बढ़ेगा, सो क्या हुआ इंक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। नाउ इस मनी डिमांड का फंक्शन, सो उसमें मनी सप्लाई इक्वल्स मनी डिमांड, यही हो जाएगा मतलब एम डी अपॉन बी इक्वल्स टू के इंटू टी। यहाँ पे 1 अपॉन बी को के मान लिया, सो इंटरप्रिटेशन क्या है, जो एम डी अपॉन पी है ये होता है रियल मनी बैलेंस फॉर प्रोपोर्शनल टू इनकम या आउटपुट। अब जो v है और k है वो आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। नाउ इज एम डी ये इक्वेशन है मनी डिमांड इज इक्वल्स टू मनी सप्लाई की। ठीक है। सो मोर जनरल फॉर्म ऑफ मनी डिमांड, ये इसकी इक्वेशन ही है। यहाँ पे y है रियल इनकम, ये डॉलर लग गया, इसका मतलब क्या हुआ डॉलर यहाँ पे प्राइस लेवल, सो डॉलर इंटू रियल इनकम मतलब क्या हुआ नॉमिनल इनकम इंटू हाउ मनी डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, तो वो हो गया एल आई। ये एक बस याद कर लेना। नाउ एज इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस पीपल होल्ड लेस एंड लेस मनी एंड देयर इज बिकॉज क्या है हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका यहाँ पे दिया भी होगा डायग्राम। हाँ, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ सो मनी की डिमांड डिक्रीज हो गई। ठीक है। मनी सप्लाई को हम कांस्टेंट मानते हैं। सो समरी क्या हुई, जो बड़ा समरी है बेसिकली उसकी है। नाउ व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि इसने अगेन इसको बताया, इट डिस्क्राइब व्हाई पीपल डिमांड मनी ओवर अदर एसेट्स, लोग क्यों चाहते हैं कि उनके पास कैश हो हाथ में ओवर द अदर एसेट्स, एंड पीपल प्रेफर लिक्विडिटी कैश फॉर सेफ्टी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ट्रांजेक्शन, जो ऊपर देख भी लिया, ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव। नाउ इज इंटरेस्ट रेट एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस, पीपल चूज करेंगे बिटवीन होल्डिंग कैश एंड इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग सोचेंगे क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों पैसा को वहाँ पे ब्लॉक कर दे, तो इसलिए कैश अगर उनके पास रहेगा। पर अगर ये हाई है सो पीपल क्या करेंगे उनमें इन्वेस्ट कर देंगे ताकि उन्हें क्या मिलेगा हाई रिटर्न मिलेगा। नाउ इसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन आपने देखा होगा एम डी अपॉन पी, ये क्या हुआ एम डी अपॉन पी इजिकल्स टू एल वाई आई रियल मनी बैलेंस। ऊपर अभी से देख के आए हैं, देखो ये रहा एम डी अपॉन पी इजिकल्स टू के इंटू टी। एम डी अपॉन पी इजिकल्स टू इंटू टी, सो यानी कि के इंटू टी यानी कि
1/b इंटू टी, ठीक है, 1/b इंटू टी आ गया, ये रहा। सो MD/P ये क्या हुआ, रियल मनी बैलेंस। वाई रियल इनकम, मैंने पहले बोल दिया, अगर इनकम बढ़ेगी सो मनी डिमांड बढ़ेगी, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा सो ये घटेगा, ये इसका फंक्शन है। नाउ इज इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे मनी डिमांड इक्वल होगी मनी सप्लाई के। इस पॉइंट पर लोनेबल फंड सप्लाइड इज इक्वल टू फंड डिमांडेड, ठीक है। इंटरेस्ट रेट बैलेंसेस कैश होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। नाउ इज चेंज इन मनी मार्केट कंडीशन, अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगी सो इंटरेस्ट रेट घटेगा, अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा सो ये बढ़ेगा रेट, अगर रियल GDP बढ़ेगा सो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। ये कुछ 3 कंडीशन है। नाउ इस अगर बाई चांस ऐसा हो गया कि इंटरेस्ट रेट लेट सपोज यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और ये यहाँ से मतलब IS से I' चला गया तो क्या होगा, पीपल विड्रॉ फ्रॉम सेविंग्स टू होल्ड कैश, अगर ये नीचे गिर गया तो विड्रॉ कर लेंगे। हमने पहले देखा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग कैश होल्ड करते हैं, सो कैश आ गया। अब अगर कैश हो गया लोनेबल फंड्स कम रह गए, उससे क्या होगा, बैंक इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देंगे, अगर ये बढ़ जाएगा तो वापस चला जाएगा, और कब तक बढ़ेगा, जब तक ये वापस इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए। ऐसे इसका उल्टा होगा, इंटरेस्ट रेट अबव इक्विलिब्रियम। पीपल क्या करेंगे, फालतू का पैसा बैंक में जमा करेंगे, कब तक जमा करेंगे, जब बैंक के पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो बैंक रेट को कम कर देगा, और रेट कम हो गया, कब तक कम होगा, जब तक इक्विलिब्रियम वापस नहीं आ जाएगा। नाउ इज मनी सप्लाई एंड LM कर्व, सो डिफरेंट इनकम पर मनी डिमांड क्या होगी, उससे क्रॉस मिलके बनता है LM कर्व। सो MS मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू MD, यानी कि मनी डिमांड सप्लाइड बाय सेंट्रल बैंक एज्यूम टू बी फिक्स्ड इन शॉर्ट टर्म, ठीक है, इक्विलिब्रियम मैंने पहले ही बोल दिया। सो यानी कि मनी सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा Y इंटू LI, L पहले बोल दिया, लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन है। इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये ठीक है, लेट्स सपोज ये कर्व है, ये हो गया कर्व। अब ये हो गया मनी डिमांड, इसको प्लीज़ इग्नोर करना। ओहो, यहाँ पे ये हो नहीं रहा, अब हो जाएगा। यहाँ मैं इसको ही छोड़ते हैं। सो क्या हुआ, मैं इसमें बता रही हूँ, ये इंटरेस्ट रेट और यहाँ पे मनी डिमांड है। अब यहाँ पे मनी डिमांड का ये कर्व हो गया, अगर इनकम बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे शिफ्ट ऊपर होता चला जाएगा, तो अगर हम इसी के पैरेलल इन पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट कर देंगे तो हमें मिलेगा एक ऐसे LM कर्व। सो वो होता है LM कर्व, इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सो इट शोज कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम वेयर मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैंने पहले बोला जैसे ऊपर बढ़ गया तो ये शिफ्ट हो गया। अब नाउ इज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम ऑन इंटरेस्ट रेट,
पहले ही बोल दिया, अगर इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी सो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा. सो दिस लेड टू अप मूवमेंट अप अलोंग द LM कर्व. नाउ इट्स क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक. सो क्रेडिट मनी के अंदर क्या आ गया कि कमर्शियल बैंक कैसे उधार को बनाते हैं. वे क्या करेंगे, वे लेंगे डिपॉजिट्स फ्रॉम द लेंडर्स और उसे देंगे बाय लोन्स टू बोरोवर्स. तो ऐसे पूरा एक जाल बनाते हैं जिसके द्वारा इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएट हो पाता है. होता ये, लेट सपोज मैंने आज बैंक के पास 1000 रुपये डिपॉजिट्स किए, उनका CRR रेट है लेट सपोज 10%. सो वे मुझसे 100 रुपये रखेंगे और 900 रुपये को वे लैंड कर देंगे. अब 900 रुपये में लैंड करेंगे तो किसी न किसी के पास 900 रुपये आएंगे भी. तो फिर क्या करेगा, फिर वो बंदा 900 रुपये बैंक के पास जमा करेगा. जब बैंक के पास 900 रुपये आए फिर उसने 90 रुपये निकाल लिए. ऐसे करते करते पूरी चेन चलती है और इसके द्वारा और इससे क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएट होता है. नाउ इज इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी. अब क्या इम्पोर्टेंस है, सो इंक्रीजेस मनी सप्लाई बियॉन्ड करेंसी. कैश इतना पैसा नहीं बढ़ा पाएगा जितना इकोनॉमी के अंदर उधार बढ़ा सकता है. सो बैंक्स क्रिएट क्रेडिट मनी by lending out a multiple of their reserve. With a small initial deposits, a large amount of credit is generated using the money multiplier. वो क्या है, initial deposit into 1/CRR. ठीक है. This process boosts liquidity in the economy far beyond the original deposits. Second क्या, it promotes investment and economic growth. सीधी सी बात है, जिन्हें इन्वेस्ट करना है वो क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे. अब अगर इन्वेस्टमेंट होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी. एफिशिएंट यूज़ ऑफ आइडल फंड. ना बैंक के पास पैसा खाली पड़ा रहेगा, ना जो बैंक में जमा करवा रहा है वो पैसा खाली पड़ा रहेगा. बैंक को जो पैसा है वो इस्तेमाल होता रहेगा. इट सपोर्ट्स मॉडर्न बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम. The credit system enhances financial intermediation, enabling smooth transaction, business expansion, trade facilitation. It is the backbone of modern economic system. ठीक है. Fifth point हो गया, amplifies the role of monetary policy. Central bank controls liquidity indirectly by adjusting the CRR or interest rate. अगर CRR बढ़ गया तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट कम क्रिएट होगा और अगर ये घट गया तो ज़्यादा क्रिएट होगा. Now which creates a multiplier effect. ये पूरी चेन बनती है. मैंने पहले भी कहा 1000 रुपये आएंगे, उस 1000 रुपये का अगर CRR रेट 10% है सो उस 1000 रुपये का 10,000 रुपये बन के निकलेगा. सो क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ. क्यों हुआ, चेन रिएक्शन की वजह से हुआ. अरे चेन क्यों बनी, बिकॉज ऑफ क्रेडिट क्रिएशन. नाउ इज मॉनिटरी पॉलिसी. सो पॉलिसी यूज बाय सेंट्रल बैंक्स टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट रेट. ठीक है. इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, इंटरेस्ट रेट को, मनी सप्लाई को इफेक्ट करने के लिए, उन्हें कंट्रोल में रखने के लिए जो पॉलिसी बैंक यूज़ करता है वो है मॉनिटरी पॉलिसी और जो पॉलिसी गवर्नमेंट यूज़ करता है वो है फिस्कल पॉलिसी. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कंट्रोल इन्फ्लेशन, वो सब चीज़ें. अनएम्प्लॉयमेंट है तो रिड्यूस करना, इन्फ्लेशन है उसे कंट्रोल में रखना और स्टेबलाइज करेंसी एक्सचेंज रेट, तो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को काबू में करना. नाउ इंस्ट्रूमेंट्स. अगर इंटरेस्ट रेट यानी कि बेस रेट अगर वो बढ़ गया तो लोन कॉस्टली हो जाएंगे और अगर वो लोन कॉस्टली होंगे तो डिक्रीज कर जाएंगे. सो क्या हुआ, एक इनवर्स रिलेशन है बिटवीन बेस रेट एंड मनी सप्लाई. ठीक है. ऐसे ही सेम केस है रिजर्व रिक्वायरमेंट का. सेम केस है. नाउ एंड थर्ड इज ओपन मार्केट ऑपरेशन. मतलब क्या है, जब बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज और सेल करती है तो अगर बैंक ने बॉन्ड्स को बाय करना शुरू कर दिया तो मनी के जब बैंक बॉन्ड्स को बाय करेगा तो क्या होगा, वो पैसे देगा तो कंट्री के अंदर पैसा आएगा और अगर पैसा आएगा तो एक्सपेंशनरी मतलब जो मनी सप्लाई है वो बढ़ेगी. और अगर बाय चांस RBI ने या बैंक्स ने बॉन्ड्स को सेल करना शुरू कर दिया तो क्या हो जाएगा, इकोनॉमी से पैसा विड्रॉ हो जाएगा
तो क्या होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। एमपी कर्व क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, पर एक बार देख लो। एमपी कर्व शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द रियल इंटरेस्ट रेट आर एंड इन्फ्लेशन रेट पाई, यहाँ पे पाई आना था। It describes the central bank adjusts the real interest rate in response to change in inflation. So where R is equals to, ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, अगर चाहो इसे स्किप करना तो स्किप कर देना। सो ऑटोनोमस बेस यानी कि R डैश प्लस इन्फ्लेशन इंटू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इतना पढ़ लो और बस, ये ध्यान से पढ़ना नहीं है।